दोस्तों, मित्रों, साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए समझते हुए हम जब आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल को समझने के लिए हमें आधुनिकता क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, नवजागरण क्या है और हिंदी की परंपरा क्या रही है, ब्रिटिश एम्पायर और यहाँ के रजवाड़ों की क्या स्थितियाँ रही है। अगर उनको हम समझ जाएंगे तो शायद आधुनिकता को और आधुनिक बोध को समझना हमारे लिए आसान रहेगा। असल में होता क्या है कि हम सिर्फ कुछ बिंदु रट करके अपनी परीक्षाएं पास कर लेते हैं और शायद हमारी ज्ञान की जो समझ होनी चाहिए या जो समझ हमें निर्मित करनी चाहिए, कई बार हम वो निर्मित नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद हमारी एजुकेशन ही कुछ इस प्रकार की है कि वो हमारे सर्वांगीण विकास, हमारे रोजगार और उन बुनियादी सूत्रों पर बात करने से कतराती है, या फिर वो इतना हमें कॉमर्शियल बना देती है, इतना अधिक व्यावसायिक बना देती है कि हम मानवीय मूल्य और मानवीय जो बोध है उससे कहीं के परे जाकर के सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचने लगते हैं। पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, रोज़गार ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, लेकिन कहीं की सामाजिक सरोकार भी बहुत ज़रूरी है। तो आधुनिक साहित्य किस प्रकार से सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ता है, लोक के साथ साथ जुड़ता है, लोक की भाषा में बात करता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865 में निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और आप जानते हैं कि प्रिय प्रवास उन्होंने लिखा जो महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। 1947 में ठीक होली के दिन इनका निधन हुआ था। जब देश आज़ाद हो रहा था तब इनका निधन हो जाता है। हरिओं जी ने बहुत कुछ लिखा, कविता, कहानी, उपन्यास, सब विधाओं में, नाटकों में, सब में काम किया। एक बड़ा लेखक किस प्रकार से अपने समय की चेतना और समय के प्रभाव को समझता है और उस विचार के साथ चलता है जो विचार समाज में परिवर्तन के रास्ते तय करता है, समाज को नई दिशा देता है, चाहे भाषा भाषा के स्तर पर हो, चाहे किसी अन्य और स्तर पर हो, लेकिन वो लगातार अपना योगदान देता है और उस योगदान के मार्फत वह कहीं न कहीं बेहतर समाज, बेहतर स्वप्न को साकार करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हरिओं जी की कविताएं कौन कौन सी है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्योपवन, रस कलश, बोलचाल, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पारिजात, कल्पलता, मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, हरिओं सतसई, उपन्यास, ठेठ हिंदी का ठाठ। आप देखिए कि जिस समय उपन्यास समझिए कि मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं था हमारे भारतीय या पूर्व की बात करें तो, पश्चिम में तो वो पुरानी विधा है, आप जानते ही है। लेकिन जब हमारे यहाँ उपन्यास जैसी विधा क्या है लोग जानते भी नहीं थे, या उसका कोई स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, उसको कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे उसका एक नैरेटिव निर्माण करना है, कैसे वो समाज की उस विडंबना बोध का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उस समय इनका उपन्यास आता है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, ठीक है। नाटक है रुक्मणी परिणय, ललित निबंध है, संदर्भ सर्वस्वप्न, आत्मकथात्मक है, इतिवृत्त और आलोचना है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, विभूतिमती ब्रजभाषा और संपादन इन्होंने कबीर वचनावली का संपादन किया था, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा योगदान था इनका। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे 1922 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन दिल्ली 34 के सभापति 37 में, और नागरिक प्रचारणी सभा आरा की ओर से राजेंद्र प्रसाद द्वारा अभिनंदन रत्न भेंट किया गया 37 में, और प्रिय प्रवास पर बगला प्रसाद पुरस्कार इनको मिला 1938 में, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका मोटा मोटी परिचय है ये। और इन्होंने क्या क्या लिखा वो बता ही दिया मैंने आपको, नाटक के बारे में बता ही दिया है, आत्मकथा इतिवृत्त बता ही दिया मैंने। फिर बाल साहित्य में लिखा है इन्होंने चंदा मामा, इनकी रचनावली पूरी आ चुकी है। तो इस लिहाज से हरिओं कहीं न कहीं खड़ी बोली के निर्माण में इनका कितना बड़ा योगदान है। प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली में ही लिखा हुआ महाकाव्य आप जानते ही अच्छी तरह से कि मतलब भाषा का निर्माण, लेखक, संपादक और पत्रकार किस प्रकार से भाषा की निर्मिति में अपना योगदान देते हैं और वो भाषा कैसे जन जन की और लोक की भाषा बनती है, कैसे सामाजिक परिवर्तन की भाषा बनती है और कैसे आम आदमी के संघर्ष, दुख, दर्द और उसकी पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली भाषा बनती है।
वो सत्ता की भाषा नहीं बनती बल्कि जनता की भाषा बनती है। और जब जनता की भाषा बनती है तो जाहिर सी बात है कि जनता की पीड़ा की बात करेगी, उसके दुख की बात करेगी, उसके जीवन के संघर्षों की बात करेगी। रीतिकालीन साहित्य से आप जब आधुनिक कालीन साहित्य को अलग करेंगे और रीतिकालीन चेतना से आधुनिक चेतना के मिलगाव को अगर आप समझेंगे तो आपको इस चीज़ें समझ में आएगी कि रीतिकाल कहाँ राजा महाराजाओं के उन वन विहारों में ब्रज भाषा झूल रही थी, चूम रही थी, और कहाँ खड़ी बोली किसान, मजदूर, संघर्ष करने वाले तमाम लोगों के दुख दर्द को कविता, कहानी, गद्य, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, पत्र लेखन, पत्र पत्रिकाएं, संपादन और उन सारी चीज़ों के मार्फत कैसे हमारे सामने आ रही थी। उस ज़माने को याद कीजिए जब 19वीं शताब्दी शुरू हो रही थी कि लोगों में शिक्षा भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, संसाधन भी नहीं थे लोगों के पास। उसके बावजूद भी उस दौर के तमाम राइटर, पत्रकार, संपादक, राजनेता सब मिलकर के किस प्रकार से आज़ादी के संघर्ष की ज्योति जला रहे थे। यहाँ के लोकल सामंतों से लड़ने के साथ साथ ब्रिटिश हुकूमत से लड़ना था उनको। उनके सामने दोहरा, तीरा, चौहरा संघर्ष था। चाहे गांधी हो, चाहे सुभाष हो, चाहे नेहरू हो, उस दौर के तमाम राजनेता, तमाम साहित्यकार, निराला, पंत महादेवी, हरिओं जी से लेकर तमाम लोगों की जब हम बात करते हैं तो हमें कहीं न कहीं इतिहास की वो यात्रा हमारे उस अतीत, उस वास्तविकता की हमें याद दिलाती है। जो लोग आज कहते हैं कि उन लोगों ने क्या किया और लोग 70 साल में लोकतंत्र में क्या हुआ, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि अगर ये लोकतंत्र नहीं होता ना तो आज जो बोल रहे हैं ना, ये बोलने का हक भी उनके पास नहीं होता। इस लोकतंत्र ने सभी को इक्वल किया, सम्मान किया और उन तमाम लोगों को आवाज़ दी जो सदियों से शोषित थे, गुलाम थे, किसी राजा के आगू बेगारी कर रहे थे, उसके हाथी को साफ कर रहे थे, नहला रहे थे, धुला रहे थे, लेकिन उनको बदले में कुछ नहीं मिलता था। लोकतंत्र ने राजा या सत्ता को जनता के पास आने पर मजबूर किया। हम मानते हैं कि इस लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे काम का नहीं, ये हमारे बहुत काम का है। चाहे संविधान की बात करें, चाहे बाकी चीज़ों की बात करें, हम इस लोकतांत्रिक सिस्टम ने, इस व्यवस्था ने जिस प्रकार के अधिकार हमारे आम आदमी को दिए हैं, महिलाओं को दिए हैं, दलितों, आदिवासियों, समाज के तमाम उस वर्ग को दिए हैं जो कि हमेशा से सत्ता से वंचित रहा, अधिकारों से वंचित रहा, जिसकी श्रम का दोहन तो इन लोगों ने भरपूर किया, लेकिन अधिकार के नाम पर जिनको कुछ भी नहीं दिया। आज वही लोग सत्ता में बैठकर इस तरह की बात करते हैं कि 70 साल में क्या हुआ और लोकतंत्र ने क्या दिया। उनको मालूम नहीं है कि इस लोकतंत्र के कारण ही वो उस सत्ता तक पहुंच पाए हैं। अगर इस प्रकार का सिस्टम नहीं होता तो वो भी कहीं न कहीं किसी राजा के या महाराजा के झाड़ू पोछा लगा रहे होते, किसी राजा की कोठी की सफाई कर रहे होते, उसकी बाहर कुल्ली या दरबारी का काम कर रहे होते। लेकिन इस लोकतंत्र की ही खूबसूरती है कि उसने सबको इक्वल किया और उसने हम सबको बराबर का हक देने के साथ इस बात का एहसास करवाया कि लोकतांत्रिक मूल्य, संविधान, कानून, इक्वलिटी, जितना भी कुछ है, ज्ञान, पढ़ने लिखने का अधिकार हो, सत्ता चलाने का अधिकार हो या बाकी अपनी आवाज़ को बुलंद करने का अधिकार हो, वो सब कुछ इस सिस्टम ने दिया है हमें। तो हम तो इस लोकतंत्र के बहुत ज़्यादा ऋणी हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा पुरखे तो बेचारे बेगारी करते रहे, दूसरों के यही काम करते रहे, उनके पास कुछ था ही नहीं, अधिकार भी नहीं थे, खेती करते रहे, कृषि करते रहे अपना और जैसे तैसे अपना गुजारा करते रहे। तो अगर इस सिस्टम ने हमें इतने सारे अधिकार दिए, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, हमें देश दुनिया को समझने का अधिकार दिया है, तो हम तो उसके बहुत ज़्यादा ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे और हम उसके प्रति नतमस्तक हैं। और उस नतमस्तक होने के साथ साथ हमें चाहेंगे कि हमारे तमाम लोग ज्ञान की दुनिया में नए रास्ते बनाएं, आगे बढ़े और कुछ न कुछ नया मुकाम हासिल करें और अपने अतीत को कोसे नहीं, बल्कि उस सिस्टम ने जो कुछ हमें दिया है, जो कुछ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए डेवलप की है, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और जीवन की खूबसूरती को कितना बेहतर कर सकते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। और जब तक हम अपनी आँख की पट्टी नहीं खोलेंगे,
तब तक हमें कुछ भी साफ नज़र नहीं आएगा। हमें दूसरों की निगाह से दुनिया को नहीं देखना है, बल्कि हमें अपनी निगाह से देखना है कि सच में असमानता कहाँ है समाज में, सच में विभेद कहाँ है, सच में समाज की दिशा कौन तय कर रहा है, किसके हाथ में पावर है और कौन सत्ता विमर्श क्रिएट कर रहा है और कौन जन विमर्श क्रिएट कर रहा है। इन चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम न तो अपने जीवन को बेहतर समझ सकते हैं, न हम समस्याओं की बुनियाद को समझ पाएंगे। और जब तक हम उस समस्या की बुनियाद को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारे सामने बाकी सारी चीज़ों का महत्व कहीं न कहीं कमज़ोर होता चला जाएगा। तो इस महत्ता को समझने की भी आवश्यकता है। अगर इस महत्ता को नहीं समझा या इस महत्ता को हम नहीं समझते हैं, तो बाकी चीज़ों का महत्व समझना भी हमारे लिए कहीं न कहीं मुश्किल और कठिन होगा। इसलिए हमें लोकतंत्र की महत्ता और उस ज़माने के तमाम लेखकों ने, साहित्यकारों ने जितना इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई है, उन सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और इंडिया क्या है, भारत क्या है, भारत का लोकतंत्र क्या है और 70 साल में कितने कुछ परिवर्तन हुए, उससे पहले के सिस्टम को देखिए आप और बाद के सिस्टम को देखिए, तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी आपको। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, हवा में बात नहीं करना है। जब तक हमें खुद तथ्यों की जानकारी नहीं हो, हमारी खुद की समझ दुरुस्त नहीं हो, तब तक हम कोशिश कर सकते हैं कि अपनी समझ को दुरुस्त करें। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए और हमारे साथ बने रहिए और हिंदी साहित्य पढ़ते रहिए और अपनी समझ को दुरुस्त कीजिए। और सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है, इसलिए सीखते रहिए और हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। यस।